नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ये एक कैसी घटना है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, उनको अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ये भी चर्चा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलते हैं, कुछ और नेताओं से भी मिलते हैं और अपना इस्तीफा उनको सौंप देते हैं। बाद में खबर आती है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब पहली बात, विचित्र बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी से नाराज है तो इस्तीफा देने के लिए उसको पार्टी के अध्यक्ष के पास किसी राज्य से निकलकर दिल्ली आने की क्या जरूरत पड़ती है? उसकी नाराजगी, उसका इस्तीफा तो राज्य में ही हो सकता था, खासतौर पे इसलिए कि इस समय वो पार्टी के राज्य अध्यक्ष नहीं है और वो दिल्ली आए, इस्तीफा दिया। चर्चा ये है कि उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो ये सिर्फ इस्तीफा था या कोई और गहरी चाल थी? ये बड़ा सवाल है। क्यों वो इस्तीफा देने के लिए आए? क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया? क्या आश्वासन दिया गया? ये खेल जो हुआ है तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में इन दिनों चौंकाने वाली राजनीतिक घटनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले चुनावों के बाद, लंबे समय के बाद डीएमके और एआईडीएमके को पीछे छोड़ करके टीवीके के नेता जोसेफ विजय जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। उनकी पार्टी को बहुमत के करीब सीटें मिल गई और कुछ और पार्टियों के सहयोग से वो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सज्जन हैं अन्नामलाई। ये पहले आईपीएस अधिकारी थे, तमिलनाडु में नहीं किसी और राज्य में पोस्ट थे, कर्नाटक में थे ये, और वहां इनके काम की बड़ी चर्चा हुई। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। साल भर के अंदर बीजेपी ने उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। 2021 का चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया। पहली बार बीजेपी को वहां 4 सीटें मिली, फिर वो हटा दिए गए, पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। और फिर उसके बाद ये 2026 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें मिली। तो ये अन्नामलाई का किस्सा क्या है? पिछले 4-5 दिनों से इसको लेकर खलबली चल रही है। तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल जमीन से इसकी तहकीकात की जाए और इसलिए हमने वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। आपका स्वागत। नमस्कार श्रीनिवासन जी। बड़ी विचित्र घटनाएं आपके राज्य में इस समय चल रही है। वैसे मैं पहले बता दूं कि श्रीनिवासन यहाँ आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं और भी कई चैनल्स में रहे हैं, कई अखबारों में रहे हैं। इस समय तमिलनाडु में, चेन्नई में हैं और वहाँ के एक प्रमुख न्यूज़ पोर्टल के प्रमुख हैं। तो ये सब तो चल रहा है। तो श्रीनिवासन जी, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अन्नामलाई ये जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कोई खेल तो नहीं है? देखिए, ये पूरा आपने जो घटनाक्रम समझाया उससे ये जाहिर है कि कोई और नेता बीजेपी का इस तरह से नहीं कर सकता। यदि कहीं से थोड़ी सी भी बगावत की बू आती है तो आपको पता है कि आला कमान दिल्ली में बीजेपी का किस तरीके का एक्शन लेगा। मगर इतनी ढिलाई क्यों दी जा रही है अन्नामलाई के केस में? वो इसलिए कि वो ये भी दर्शाता है जो विचित्र सी स्थिति इस प्रदेश की राजनीति और बीजेपी की जो हालत यहाँ पर है वो भी दर्शाता है। अन्नामलाई पहले नेता हैं बीजेपी के, युवा नेता हैं। आपने ठीक कहा, वो आईपीएस अफसर थे, बगल के कर्नाटक में वहाँ से आए। सिंघम जैसा उनका एक इमेज बना वहाँ पर, और यहाँ पर आकर उन्होंने धड़ल्ले से काम शुरू किया और पार्टी में काफ़ी बड़ा बदलाव लाए वो। और पहली बार बीजेपी जो एक सोई हुई सी जो पार्टी थी उसमें एक नया उन्होंने एक उत्साह फूंका। कई सारे जो युवा
सपोर्टर्स हैं उनको अपने साथ लाए और उन्होंने एक नई जान दी पार्टी को। वो पहले ऐसे यहाँ के नेता हैं, चूंकि वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, उनका जो बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं था, तो वो अपना जो कुछ भी आप सोचते थे उसको सीधे तौर पर रख पाते थे और बहुत ही हिम्मत के साथ वो बोलते थे। ये लोगों को बड़ा लुभा। उन्होंने पहली बार बीजेपी की तरफ नज़र उठा के देखा और उनकी जो है सपोर्ट बेस बड़ी हुई। मगर इससे ये भी पता चला, जब आप देख रहे हैं ये स्थिति क्यों आई, अण्णामलई क्यों ऐसे कर रहे हैं, उनका कद काफ़ी ऊपर बढ़ गया। वो इतना बढ़ गया कि उनको शायद ये लगने लगा कि अब मैं पार्टी से भी बड़ा हो गया हूँ। ये स्थिति आ गई है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति तमिलनाडु में वो नहीं है जो आप उत्तर में कई राज्यों में देखते हैं। यहाँ पर उनकी वो स्थिति नहीं है और इसलिए उनको लगा कि शायद उनका कद उससे ज़्यादा बढ़ गया है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली तक ये बात पहुंची। वहाँ पर भी मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, लोग वहाँ पूछते थे मुझसे, भाई अण्णामलई कौन है, किस खेत की मूली है, क्या करने वाले हैं वो, उनके बारे में बड़ी उत्सुकता थी वो। तो मेरा कहना यह है कि जब उनका कद इतना ज़्यादा बढ़ गया और उनको लगने लगा कि मैं अपने आप कुछ कर सकता हूँ, और वो उनको तब लगा जब एक्टर विजय सिनेमा से वो आए, 2 ही साल में नया पार्टी लॉन्च किया और उन्होंने जो 60 साल के करीब जो बिता चुके हैं दोनों द्रविडियन पार्टी, उनको चित्त कर दिया। उसको देख के शायद इनको भी लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मगर यदि मैं बीजेपी के साथ ही रहा तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत है। शायद ये सोच के उन्होंने ये निर्णय लिया हो। दूसरा, उनका वो इस तरह के नेता थे कि हाँ, उनकी किसी से बनती नहीं थी। आप कोई जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, आप यदि वानदी श्रीनिवासन उनको ले लें, या फिर तमिल से सौंदरराजन उनको ले लें, या डी राजा हैं उनको ले लें, या इवन नागेंद्र नयनार जो कि पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, किसके साथ भी उनकी बनती नहीं थी। वो अपने आप में एक नेता थे और वो अकेले चलो वाला उनका वो था, इकला चलो वाला मामला था, और उसमें उनको काफ़ी सक्सेस भी मिला। ये भी एक दिक्कत थी। दूसरा, वो गठबंधन के पार्टनर के साथ भी नहीं रहना चाहते थे। उनके जो है एआईडीएमके के एडप्पाडी पळनिसामी के साथ भी नहीं पट रही थी, इसलिए उनका 2024 में जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए, गठबंधन टूटा बीजेपी का। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिस कारण बीजेपी इनको लेके परेशान थी, मगर ये भी जानती थी कि ये यदि किसी आदमी में पोटेंशियल है जो इस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, वो अण्णामलई में है। इसीलिए उन्होंने इन सब बातों को झेला है। और अभी जब अण्णामलई, आपने ठीक कहा, यदि रिजाइन ही करना होता तो वो अपना मेल भेज देते, ईमेल भेज देते। दिल्ली में आके ये कहने की क्या जरूरत थी कि साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहीं पर एक सवाल उठ रहा है कि वो यहाँ मिल करके आए, तो क्या ये बीजेपी की किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? बीजेपी को शायद अब लगने लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और खास तौर पे उनकी जो नीतियां हैं देश भर में, उसके रहते हुए सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए वो एक अण्णामलई के रूप में एक बी टीम को खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि वहां उनको पैर रखने की जगह मिल जाए, और या तो वो हमेशा के लिए एक अलग पार्टी रहते हुए भी बीजेपी के साथ मिल जाए। जैसे बिहार में हम देखते हैं जेडीयू, जो थोड़ा बहुत पहले नीतीश कुमार इधर उधर करते थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी को सौंप दी है, और अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बन गया। तो क्या इस तरह की कोई रणनीति जो है उस पर तो बीजेपी काम नहीं कर रही? देखिए, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का बी टीम हो, उनका फंडिंग भी किया जाए ताकि वो एक अलग एक नया एक पावर सेंटर के तौर पे खड़े हो जाएं और बाद में उनका उपयोग भी हो सकता हो। देखिए, मगर एक दिक्कत है इधर, यहाँ की राजनीति काफ़ी भिन्न है। यहाँ पर बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि उनका जो टोटल पोलराइजेशन वाला जो पॉलिटिक्स है जो नॉर्थ में चलता है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर तमिल आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता है और द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक बेस सबको उसको लेके चलना पड़ता है। तो ये अपने आप को एक नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं
वो बीजेपी में रहते हुए भी कभी अण्णामलई ने बहुत ज़्यादा कम्युनल बातें नहीं कही हैं, मुसलमानों के या किसी माइनॉरिटी के खिलाफ, क्रिश्चियन के साथ उनके बारे में ज़्यादा बोला नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं तमिल आइडेंटिटी, बैड गवर्नेंस, सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है, करप्शन, घूसखोरी, इस तरह की बातों को ज़्यादा उठाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, इस तरह की जो एस्पिरेशनल है। तो ये भी एक हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो द्रविडियन पार्टी में एस्पिरेशनल जो मेंबर्स हैं, मतलब जिनको लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए मगर द्रविड़ पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, उनको एक तरह से अट्रैक्ट किया जाए, युवाओं को अट्रैक्ट किया जाए, और दूसरी तरफ हिंदू जो हैं उनको भी अपनी तरफ रखा जाए। वो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि जो टीवीके की पार्टी है उसने कंप्लीटली फेरबदल कर दिया यहाँ की राजनीति को। यहाँ की राजनीति जो है, इसके पहले द्रविडियन पार्टीज दोनों ही इंटरमीडिएट कास्ट जो कहा जाता है, जो ओबीसीज हैं, उनके वर्चस्व से चल रहा था। टीवीके के आने से वो पूरा का पूरा पलट गया है, क्योंकि अब इस नए कॉम्बिनेशन में क्रिश्चियंस, दलित और मुसलमान हैं। टीवीके खुद के जो चीफ जो हैं एक्टर विजय, वो क्रिश्चियन हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन हैं, एक दो और मंत्री हैं, 8 दलित हैं कैबिनेट में। एक नया कॉम्बिनेशन आ गया है। तो अब इसके लिए भी आसान होगा, अण्णामलई के लिए भी, जो काउंटर मोबिलाइजेशन करने के लिए, जो हिंदू जो इससे शुद्ध हों उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी एक मौका हो सकता है। अभी ये तस्वीर और 1-2 दिन में और साफ होगा, मगर लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर वो ये सोचते हैं कि हिंदू अस्मिता को लेकर चलें, तो हिंदू और द्रविड़ ये दोनों अस्मिता कैसे चल सकती है? आप ये देखिए कि द्रविड़ मूवमेंट पूरा का पूरा खड़ा ही हुआ है हिंदुत्व के विरोध पर। और हाँ, और अगर आप इसको देखें इतिहास को, तो मनुस्मृति के जलाने से सारी बातें शुरू। और मैं आजादी के पहले और जो द्रविड़ नेता जो पहले हुए उनको साथ में लेकर के कह रहा हूँ। तो ये जो वहाँ जो द्रविड़ है और जिसको लेकर के स्टालिन की और बाकी लोगों की भी आलोचना की जाती रही कि वो मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ तक कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। तो बीजेपी का हिंदुत्व और उसको अण्णामलई अगर साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो जो ये पिछड़ा वर्ग जो द्रविड़ पार्टियों से अलग हुआ है, तो फिर वो उनकी तरफ कैसे आ सकता है? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बदलाव है इसमें। देखिए, डीएमके जो है वो एकदम ही द्रविडियन पॉलिटिक्स का हार्डकोर वो लाइन लेता है। हालांकि उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है, मगर जो एआईडीएमके पार्टी है, द्रविड़ पार्टी होते हुए भी हमेशा वो थोड़ा सा अलग रहा है। उनका ज़्यादा झुकाव जो है बीजेपी की तरफ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। जयललिता भी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट थी हमेशा। तो उनके जो उस पक्ष के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं अण्णामलई, क्योंकि यदि वो खुद भी उसी यदि आप समझना चाहें तो यहाँ का जो वेस्टर्न तमिलनाडु है वहीं से अण्णामलई आते हैं, वहीं से एडपाडी भी आते हैं। तो वहाँ वो जो एक माहौल है वहाँ का, उसको वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हम द्रविड़ कहते हैं उसके कई लेयर्स हैं। एक आपने जगह सेक्युलरिज्म वाला लेयर तो है ही है, धर्मनिरपेक्षता। उसके नीचे जो दूसरा है वो सोशल इक्विटी का है। उसका मतलब ये हुआ है कि सभी जातियों को बराबर जगह देना। अब यहीं पर बात आती है मनुस्मृति की। अब अण्णामलई इस तरह की बातें ना करें, वो सिर्फ ये करें जैसे सबका विकास, सबका साथ, उस तरह की भी बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है हार्डकोर हिंदुत्व यहाँ तमिलनाडु में चलता नहीं है। तो बीजेपी का जो हिंदुत्व उसको थोड़ा सा अलग रख के तमिल आइडेंटिटी के ऊपर लेके और यहाँ के हिंदुओं को आकर्षित करने की कोशिश करें। मुसलमान और क्रिश्चियन दूसरी तरफ हो गए, हम इस तरफ होना चाहिए। इस तरह से एक नया जो कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो डीएमके और एआईडीएमके है और उसके पहले कांग्रेस थी, तो ये सब मिला करके कोई आज़ादी के बाद जो है 70-75 साल निकल गए। और इसमें
पहले के 30-35 साल कांग्रेस के, और फिर उसके बाद के 30-35 साल जो है वो दोनों डीएमके और एआईएडीएमके के। इस बीच जो आक्रोश था और उसके बीच से जो एक नया वर्ग तैयार हुआ था वो तो विजय के साथ चला गया, वो तो टीवीके में हो गया। तो ये अन्नामलाई के साथ अब कौन आएगा अगर वो अलग से करते हैं, या इवन बीजेपी को एक अलग नजरिए से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो आएगा कौन? जी, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि टीवी के जो है फिलहाल तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर वो अनटेस्टेड हैं अभी भी। वो कैसे सरकार चलाते हैं अगले 2 साल, उस पर भी निर्भर करेगा। अभी यदि चुनाव दोबारा यदि होता है तो एक्टर विजय दोबारा जीतेंगे, पूरे बहुमत से आएंगे, वो ये तय है राज्य के चुनाव में। मगर यदि आप 2 साल 3 साल बाद देखें तो किस तरह से निर्वाह करते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी ये बात रहेगी। यदि ये जो युवा जो वर्ग है, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर भी, इन्फ्लेशन यहाँ पर भी है, यदि उनसे शुद्ध हो जाता है और घूसखोरी यहाँ पर भी है, उससे यदि हो जाता, नाराज हो जाता, तो वो एक पक्ष दोबारा ढूंढ सकता है कि अब हम कहाँ जाएं। तो अन्नामलाई उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, तो सॉफ्ट हिंदुत्व थोड़ा सा कर सकते हैं वो यहाँ पर, हार्ड वैरायटी ना करके सॉफ्ट वाला कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा, सोशल इक्विटी वाला, जो स्कीम्स के थ्रू कि भाई सबको राशन मिलेगा, सबको सब तरह की सेवाएं मिलेंगी, तमिल आइडेंटिटी हमारा बेस होगा, इस तरह से ये सब मिला के एक नया पॉलिटिक्स बना सकते हैं वो। ये कैसे बनाएंगे? मुझे ये बताइए, मुझे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कहती है त्रिभाषा फॉर्मूला, ठीक है, मतलब तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि कोई त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं, हम तमिल पढ़ेंगे और अंग्रेजी पढ़ेंगे। और मुझे ये लगता भी है कि त्रिभाषा फॉर्मूला की जरूरत क्या है। दुनिया में बहुत सारे देश, बड़े देश ऐसे हैं जो सिर्फ मातृभाषा में शिक्षा देते हैं और वहाँ कोई प्रगति में कमी नहीं है। एक उदाहरण चीन ही है, जहाँ ज्यादातर लोग जो है, जो चीन की मैंड्रोन या जो चीन की भाषा है उसको छोड़ करके कोई और भाषा नहीं जानते हैं। तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला जिसको बहुत पहले कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसको लोगों ने नकार दिया, खत्म कर दिया 70s 80s में, जिसके खिलाफ आंदोलन हुए, अब वो उसको लेकर के आते हैं। तो ये जो है फिर एंटी मुस्लिम जो उनका रुख है, मैं हिंदुत्व का ये जो दूसरा पहलू है पहले लेकर आता हूँ, एंटी मुस्लिम रुख है, एंटी पुअर भी है। आप देखिए कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, अभी बंगाल का चुनाव खत्म होते ही ऐसा बुलडोजर चल रहा है कि समझ में नहीं आता। वो लोग जो सड़कों पे धंधा कर रहे थे, मैं नहीं कहता कि सड़क खाली नहीं किए जाए, लेकिन उनको भी काम करने के लिए, कहीं बैठने के लिए जगह देना तो चाहिए। जो हजारों लाखों लोग सड़क पे रोजगार पा रहे हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ रोजगार पाएंगे? तो ये जो चीजें हैं, एक बीजेपी की नीति ये दिखाई देती है। तो इसके रहते हुए तमिलनाडु में अन्नामलाई का इंडिपेंडेंटली या बीजेपी के रूप में कोई भविष्य दिखता है क्या? देखिए, यहाँ पर जो फाइट है वो नंबर 2 की है। अब लोगों को पता है कि टीवी के यदि आ गया है एक्टर विजय के, उसमें ये कम से कम 5 साल तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो लोग उसको समय देंगे। यदि उसका सरकार ठीक से चला लेते हैं, हो सकता है 10 साल भी रहें। टीवी के ने अपना पांव जमा लिया है अपने नए राजनीति से। अब 2 की लड़ाई है, दूसरे वाले स्थान की, और दूसरा नेशनल पॉलिटिक्स की भी लड़ाई है। देखिए, टीवीके का जो अलायंस है वो कांग्रेस के साथ हुआ है, तो बीजेपी को किसी न किसी को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 2029 का चुनाव भी आगे है उनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि दूसरे स्थान पे अब डीएमके है, क्योंकि एआईडीएमके तीसरे स्थान पे वैसे ही चुनाव में चला गया है, तो लड़ाई अभी दूसरे स्थान की है। बीजेपी ने देख लिया कि एआईडीएम के साथ जाने से कोई खास फायदा उनको मिला नहीं, क्योंकि एआईडीएम के जो है कई टुकड़ों में बट गया है। यदि एक नया ताकत शुरू करते हैं, यदि एक नया प्रयास करते हैं, बीजेपी के अंदर रह के वो प्रयास होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता अन्नामलाई कुछ भी करें उनको पीछे खींचते रहते हैं, क्योंकि वो अपना इंटरनल पॉलिटिक्स का उनका बड़ा हेवी है।
यदि अण्णामलई अलग खड़े होकर एक नई राजनीति को रूप देते हैं और वो अपने को थोड़े दिनों बाद बीजेपी को साथ लेके चलते हैं, तो हो सकता है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स से जो शुद्ध हों वो डीएमके की तरफ ना देखकर अण्णामलई और इनकी तरफ देखें। ये भी उनका एक कयास हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही द्रविडियन पॉलिटिक्स के दो बड़े शीर्ष जो पार्टी हैं, डीएमके और एडीएमके, वो जब इस चुनाव में वो दोनों हार गए, तब ये सोचा जा रहा था अरे भाई अब क्या होगा। यदि टीवी के कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस पार्टी हैं, क्या ये सरकार चला पाएंगे, क्या एक नए राजनीति को एक रूप दे पाएंगे, क्योंकि उसमें सभी लोग नए हैं। उसमें एक दो लोगों को छोड़ के पूरे विजय से लेकर ऊपर से नीचे तक उन लोगों ने कभी ना पॉलिटिक्स में ना कभी सरकार में रहे हैं, एकदम ही नए लोग हैं। जैसे आपने आम आदमी पार्टी दिल्ली में देखा, उस तरीके का कुछ यहाँ पर माहौल है। मगर ये दिल्ली नहीं है, ये बड़ा राज्य है, इसको संभालना, इसको साथ लेके चलना बड़ा काम है। तो ये लग रहा था अरे भाई टीवी के फेल हो गया तो क्या होगा। तब ये डर भी जताया जा रहा था कुछ लोगों से कि ऐसे में फिर बीजेपी का मौका बनता है, क्योंकि दोबारा द्रविडियन पार्टीज को तरफ देखने के बजाय यदि इस तरह का बहुत ही एक कंफ्यूज सिचुएशन यदि उभरता है, तो वहां पर बीजेपी ये कह सकती है भाई हमको भी तो एक मौका दीजिए, आज तक आपने दिया नहीं है हमको, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के लड़ाई जो है वो दूसरे स्थान की है। डीएमके को हटा के क्या वहां पर एक नया पार्टी और उसके साथ बीजेपी क्या वहां आ सकती है, हो सकता है इस पोजीशन की तरफ इनकी नजर लगी हुई है। हाँ, और एक ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या है अण्णामलई, ये इनका जो पुलिस के रूप में काम है वो तो तमिलनाडु के लोगों ने देखा नहीं, बस सुना होगा, पड़ोस का राज्य है इसलिए सुना होगा। और राजनीतिक रूप से ये कोई बहुत मैच्योर दिखाई नहीं देते, दिल्ली में रहकर नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन एक ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर में और एक सक्षम पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है। तो ये कितनी दूर तक बीजेपी की मदद कर सकते हैं और इनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, और नहीं स्वीकार होने पर भी ये अपना रास्ता अलग करेंगे या नहीं, ये आखिरी सवाल है। देखिए, ये बड़ा सवाल है वो क्या करेंगे। मैं शायद आज शाम को यदि वो दिल्ली नहीं आते और यहीं पर इस्तीफा अपना देते चेन्नई में रह के, तो मैं ये कह सकता था कि वो अपना कुछ आगे पार्टी बनाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। मगर दिल्ली में जाके उन्होंने जो किया है उसके बाद ये लगता है कि शायद उनका मन पूरी तरीके से ना बना हो। क्या बीजेपी के अंदर ही रह के कुछ कर सकते हैं या बीजेपी के एक अंडरस्टैंडिंग में कुछ कर सकते हैं, ये सब बातें सब कयास वाली बात है। हमको ये अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है। मगर एक बात जरूरी है कि अण्णामलई किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के नेता हैं। आपने ठीक कहा, उनका कोई इसके पहले कोई उनके परिवार में या उनका कोई ऐसा कोई राजनीतिक वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट जनरेशन है, वो आए हैं एकदम आईपीएस ऑफिसर, रिजाइन करके एकदम ही बन गए हैं, आए हैं। मगर उनका एक, जैसे आपने अपना सिंघम मूवी देखा है हिंदी में, उस तरह का उनका एक यहाँ पर कर्नाटक में एक उनका एक इम्प्रेशन था, उसी को उन्होंने यहाँ आगे किया। थोड़ा सा राजनीति उनका हमेशा थोड़ा सा एग्रेसिव राजनीति, मुंह फट कुछ भी बोल देना। बाकी जो बड़े बड़े नेता उनके बारे में भी कोई खास ख्याल नहीं रखना, ये सब तमिलनाडु पॉलिटिक्स के लिए नई चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है जो पुराने नेता हैं या बड़े नेता, उनके बारे में कोई विमर्श रखने के पहले लोग सोचते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले दिन से इन्होंने अपना धड़ल्ले से धुआंधार अपना पॉलिटिक्स रखा और बोलते अच्छे हैं ये। दूसरा, जब ये बोलते हैं आंकड़ों के साथ बोलते हैं, भले वो आंकड़े सही ना हो, मगर उनको रख के वो इस तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है वो जो कुछ भी बोल रहे हैं सब कुछ सही है। इससे काफ़ी आकर्षित हुए हैं युवा, क्योंकि वो एस्पिरेशनल युवा, द्रविडियन पार्टी में भी कई सारे ऐसे युवा हैं जो द्रविडियन से लाभान्वित हुए हैं, उनको रिजर्वेशन या सोशल इक्विटी उस सबसे ऊपर उठे हैं। मगर एक स्थिति के बाद उनको भी लगने लगता है अब हमको ज़िंदगी में और थोड़ा चाहिए। जैसे वो आप
दिल मांगे मोर वाला हिसाब है यहाँ पर, और चाहते हैं। तो उनको जब अन्नामलई मिला, वो एक एस्पिरेशनल आदमी दिखाई दिया जो एक अलग से भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी तरफ आकर्षित हुए। यही अन्नामलई की पॉलिटिक्स है, दमदार एग्रेसिव पॉलिटिक्स। मगर जब उन्होंने अपने भाषण में हमेशा उन्होंने करप्शन, गवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, इस तरह की बातें करी है, और कम्युनल बातें बहुत कम, तमिल आइडेंटिटी दूसरा वो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बात की है, मगर उन्होंने बहुत कम कम्युनल जो है ओवरटोन को थोड़ा सा कम रखा है। वो जानते हैं कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से चलेगा नहीं। मेरे को लगता है इन्हीं सब बातों से उनका अपना एक नया आइडेंटिटी इस प्रदेश में बना है। श्रीनिवासन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमें बातचीत खत्म करनी पड़ेगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और फिर तमिलनाडु के मुद्दे पर हम आपसे नई जानकारी लेते रहेंगे। और दर्शकों, चलते चलते एक अनुरोध है कि आप हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्य भी बनिए। सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.